वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके अभी हम अगले पार्ट पे आ चुके हैं जो कि अपना पार्ट नंबर 4, और यहाँ पर हम देख रहे थे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप तक की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़े हैं अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन हमने देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में हमने पढ़े थे व्हाट इज अ रेयरर एंड डेंसर मीडियम इन द जस्ट प्रीवियस क्लास, एंड we were also seen about the velocities of velocities, how the velocities are depend on the refractive index, then twinkling of star, mirage, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले क्लासेस में अच्छे से और पूरे डीप में समझे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने उसको प्रिपेयर भी करके रखा है, और प्रिपेयर करने के साथ साथ अभी उनकी जो पढ़ाई है वो कहीं तो भी बेटर होते भी जा रही है, क्योंकि 10वीं का ईयर है दोस्तों, और आपको पूरा मन लगा के और अच्छे से पूरे लेसन्स को करते चलना है। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो आपके साइंस के इसमें टोटल 10 लेसन्स है, जिसमें से आपको हर एक लेसन पूरा प्रॉपरली विद टॉपिक वाइज और एक्सरसाइज बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड टाइप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर एग्जाम्स में, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके पढ़ाई के तौर पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब आपने अभी तक के देखे कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट होने का मीनिंग कि उसका बेंडिंग होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। दैट इज अगर हम बात करते हैं तो एयर मीडियम से अगर ग्लास मीडियम में जा रहा है या वाटर मीडियम में जा रहा है, तो वहां पर उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो कॉज होता है, और वहां पर होता है लाइट वेव का बेंडिंग। क्या होता है? लाइट के पार्टिकल का, लाइट के रे का होता है वहां पे बेंडिंग। ओके, उसके बाद में अभी अगर हम बात करेंगे डिस्पर्शन की, तो डिस्पर्शन ये वर्ड क्या डिनोट करता है? एक्चुअली में डिस्पर्शन ये वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर रहेगा ना। सबसे पहली बात तो उसके 2-3 अलग अलग मीनिंग है। हम जिसको बोल सकते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कलर्स में। हम बात कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ लाइट, मतलब एक सिंगल बीम ऑफ लाइट अगर पास होती है किसी ग्लास मीडियम से वगैरह, तो वहां पर उसका होता है सेपरेशन, उस लाइट का होता है अलग अलग कलर्स में, अलग अलग पार्ट में सेपरेशन। उसको भी बोल सकते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आज हमें पढ़ना ये है कि जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है ये एक्चुअली होता कैसे है, मतलब क्या उसमें बेसिक चीजें हैं, किन कारणों की वजह से, क्या उसके पीछे रीजन है कि वो लाइट डिस्पर्स हो रही है, वो लाइट वहां पर स्कैटर्ड हो रही है ना। तो चलो देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मीनिंग, मतलब कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब हम डायरेक्टली डिस्पर्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसको भी हम थोड़ा लेट पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को जो कि आपको काम में आने वाली है उसको समझ लेते हैं, या फिर लाइट के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले और रे ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कलर। सबसे पहली बात, एक जो रे, एक बीम हम जिसको कह सकते हैं, एक रे और अ बीम ऑफ लाइट, वो क्या हो सकती है? डिवाइड हो सकती है इन 7 डिफरेंट कलर। 7 अलग अलग कलर्स में हम एक सिंगल रे ऑफ लाइट को डिवाइड कर सकते हैं। बोले अब वो कौन से कलर्स हो सकते हैं? दीज कलर्स आर गिवन इन द ऑर्डर ऑफ, वो जो कलर्स रहेंगे उनका एक ऑर्डर रहेगा। लाइक ये हमने जो ऑर्डर लिखा है मैक्सिमम टू मिनिमम तक के है, मतलब कि जो वेवलेंथ होती है लाइट के वेव्स की, लाइट के रेस की, वो मैंने लिखा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? रेड लाइट की वेवलेंथ, उसके बाद में वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, इनके बीच में ये कलर्स आते हैं। तो उनका ऑर्डर देखो जरा क्या है। सबसे पहले रेड, वो जो हमने बोले ना 7 अलग अलग कलर्स में हम एक लाइट को डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वो देखो उसी को फिर जुड़ेगा डिस्पर्शन आपका। देखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ऐसे 7 कलर्स में एक रे ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट क्या हो सकती है? सेपरेट आउट, मतलब कि डिवाइड की जा सकती है, डिवाइड होती है। ठीक है, देन अ लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक प्रकार से क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। रेडिएशन मतलब एक प्रकार की वेव है। वो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में ही बोले थे कि जो लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। 2 प्रकार के नेचर उसके होते हैं, एक रहता वेव नेचर, दूसरा रहता पार्टिकल नेचर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर
ठीक है। तो देखो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको दिया हुआ है ये कि लाइट क्या है एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर वर्ड आया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो रेफर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन को। समझ में आ रहा है? अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो ये रेफर करेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपने बोले ना लाइट को, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैरिंग द रेडिएंट एनर्जी। अब एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो एक लाइट क्या करती है? रेडिएंट एनर्जी कैरी करती है। अब रेडिएंट एनर्जी कौन से फॉर्म में रहती है? रेडिएंट एनर्जी यहाँ पर रहती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कौन से फॉर्म में रहती है लाइट में एनर्जी? फोटॉन्स के फॉर्म में रहती है। वो पैकेट्स रहते हैं एनर्जी के, उसको बोला जाता है फोटॉन्स। समझ में आ रहा है? वो प्रेजेंट होते हैं लाइट में, और लाइट अपने आप में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने समझना है, आपने ये माइंड में रखना है। आप नोट डाउन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेफर्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएंट एनर्जी। वो क्या कैरी करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। समझ में आ रहा है? मतलब कि लाइट क्या करती है? सबसे पहली बात तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है जो कैरी करती है व्हिच कैरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी, और एनर्जी रहेंगी फोटोन के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद में अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मतलब कि एक प्रकार की वेव का काम कर रही है। बराबर है? हमने बोले ना कि रेडिएशन है। रेडिएशन मींस क्या होता? रे, एक वेव, एक बीम हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो अब जब वो वेव के तरह नेचर शो कर रही है, मतलब कि उसके साथ में जुड़ेगी उसकी वेवलेंथ। अगर वो लाइट अगर एक वेव के रूप में अगर काम कर रही है तो उसके साथ में एनर्जी तो है, मतलब वो जो लाइट जितने एनर्जी के साथ में ट्रैवल करेगी उसको बोला जाता है उसका वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे बोलेंगे? कि द अमाउंट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी ऑफ अ लाइट। वेवलेंथ क्या डिफाइन, वेवलेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी। हमने बोले हैं लाइट के साथ में होती है एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में, वो जो रिपीटिंग पैटर्न फॉर्म करेंगी वो शो करता है आपका वेवलेंथ। अगर हम एक सिंपल वेव की अगर बात करेंगे, अगर हम सिंपल वेव की बात करेंगे तो अगर हम ऐसे अगर वेवलेंथ को डिफाइन करें तो वो होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, उसको बोला जाता है उसकी वेवलेंथ। और ये जो लाइट है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको बोला जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ क्या है एक्चुअली में? एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। मतलब इट इज डिफाइंड एज, अगर यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है मीडियम में तो ऐसे उसकी क्या रहेंगी? ये सक्सेसिव उसके ऐसे फॉर्म होंगे, वहां पर उसका ट्रांसफर होगा उस एनर्जी का, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। समझ में आ रहा है? जो उसके क्रेस्ट एंड ट्रफ जो होते हैं उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है। चलो उसकी अगर आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो वो मैं नोट डाउन कर देता हूं कि वेवलेंथ की इट इज द डिस्टेंस बिटवीन successive, it is the distance between successive between the two successive crest and trough. It is the distance between the two successive, ऐसा लिखेंगे हम, दो successive crest and trough। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होगी। अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ की इन द फॉर्म ऑफ लाइट के बारे में, तो लाइट क्या एसोसिएट करती है? लाइट एसोसिएट करती है एनर्जी। तो जितने रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनर्जी हमें मिलते जाएंगे वेव के फॉर्म में लाइट के, और जितनी दूर तक वो लाइट ट्रैवल करेंगी, जितनी दूर तक वो लाइट ट्रैवल करेंगी उसको बोला जाएगा उसका वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, ये तो आपकी फॉर्मूला होगी, ये आपने नहीं भी लिखी यहाँ पे तो जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए था, इसको नोट डाउन ना करो
पूरी साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब ट्रैवल करते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंगल वेव इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। समझ में आ रहा है? एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वो ट्रांसफर करेंगे, ट्रैवल करेंगे उसकी, ठीक है, वो है आपकी वेवलेंथ। अब लाइट में अलग अलग कलर्स की, क्योंकि कलर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो भी एक फॉर्म किसके होंगे, वेव के फॉर्म में, मतलब रेड लाइट, येलो लाइट, देन पर्पल, देन आफ्टर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, ये सारे जो है इनकी भी एक पर्टिकुलर क्या रहती है, वेवलेंथ रहती है। तो ये वेवलेंथ मतलब कि क्या है कि वो उसके नैनोमीटर्स में उसको काउंट किया जाता है ज्यादातर वेवलेंथ को, किसमें, नैनोमीटर, मतलब 10 to the power -9, ठीक है, 10 to the power -9 मतलब कि नैनोमीटर। वो तो वेवलेंथ है, वो क्या रहेंगी, एक मेन कंपोनेंट रहेंगी, एक मेन प्रॉपर्टी रहेंगी किसकी, रेडिएशन की, किसकी, रेडिएशन की। और यहाँ पर लाइट क्या है, एक प्रकार की रेडिएशन है, तो इसलिए उसके साथ में भी क्या रहेगा, वेवलेंथ, उसके साथ में क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। देन नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज सेंसिटिव इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब कि एक लाइट, मतलब कि एक रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ कितने के रेंज में रहना चाहिए, वो रहना चाहिए बिटवीन द 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इतनी उस लाइट की वेवलेंथ रहना चाहिए। तो हमको वो लाइट क्या रहेगी, विजिबल रहेंगी हमारे आंखों से, मतलब हम सेंस कर पाएंगे उस लाइट को, हम उसको फील कर पाएंगे, हम उसके बारे में अवेयर करेंगे। कब अवेयर करेंगे, जब कोई लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में है, तो तब हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? वही बोला है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज इज बिटवीन सेंसिटिव इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस रेंज में अगर कोई लाइट की रे है तो उसको हम डिटेक्ट इजीली कर पाते हैं, ठीक है। इन दिस इंटरवल रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अपीयर टू हैव अ डिफरेंट कलर। और ये जो आपकी रेंज है, ये जो आपको बोला गया है कि 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ रहेंगी लाइट की, वहां पर डिफरेंट कलर्स आएंगे, सिर्फ एक दो कलर आएंगे उसमें, नो, इन दिस इंटरवल, ये इंटरवल में रेडिएशन जो है वेवलेंथ के, मतलब कि वेव्स जो रहेंगी वेवलेंथ की, वो क्या रहेंगी, डिफरेंट कलर की रहेंगी, मतलब हर एक कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हर एक कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, उसकी डिफरेंट एनर्जी रहती है, उसकी डिफरेंट वेलोसिटी रहती है, ठीक है। चलो उसके बाद में, और रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड लाइट की वेवलेंथ क्या रहती, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? एक रेड लाइट की अगर बात करेंगे, मतलब कि आपका जो रेड लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे ज्यादा रहती है, साथ ही साथ में जो कि कितनी है, वो 700 नैनोमीटर। भाई हम बात करेंगे वायलेट लाइट की, तो वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर। वो क्या है, 400 नैनोमीटर, याद रखना पड़ेगा। वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, जो कि है 700 नैनोमीटर। एंड वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है, वायलेट कलर की लाइट बोल रहा हूँ, मतलब कि कलर एक प्रकार से है ना, वायलेट कलर का जो लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर मींस 10 to the power -9 मीटर। 1 नैनोमीटर मींस कितना होता है, 10 to the power -9 मीटर। अगर आप बात करोगे 400 की, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, 400 नैनोमीटर इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -9 मीटर। अगर मीटर में लिखना है, तो अगर वेवलेंथ को मीटर में लिखना है तो हमें उसको ऐसे शो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मीटर में, ओके। उसके बाद में अब हम आते हैं, एक ये हो गया एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। अब हम आते हैं वैक्यूम में। अब वैक्यूम का मीनिंग जो मैंने बताया कि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई मैटर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसी जगह वहां पर पूरी की पूरी खाली रहती है, रिक्त, है ना, उसको बोला जाता है वैक्यूम। अब देखो वैक्यूम में क्या बोला गया है, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी किससे रेफर कर रही है यहाँ पे, स्पीड। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले तो वेलोसिटी किसको रेफर कर रही है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज सेम। मतलब कि जो वेलोसिटी रहती है लाइट रे की,
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ लाइट वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ये लिख कर दिया हुआ मैंने बाद में, पहले समझ लेते हैं कि जो वेलोसिटी रहती है लाइट रे की अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वो सेम होती है। मतलब जैसा अभी हम बात करेंगे रेड लाइट, रेड लाइट की जो वेलोसिटी अगर हम सपोज करके चलते हैं कि 2.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड है, या फिर 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है इतनी रहेंगी करके। अगर सपोज है ना, कोई भी एग्जांपल के लिए अगर वेलोसिटी अगर इतनी है तो क्या बोला, अगर इसकी ऑल फ्रीक्वेंसीज, सॉरी मैंने ये वेलोसिटी लिख दिया ना, ऑल फ्रीक्वेंसीज मतलब कि आपका रेड, उसके बाद में ऑरेंज, वो गलती से हमने वेलोसिटी लिख दी है, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ये अगर सारे कलर्स अगर वैक्यूम में है, अगर ये सारे कलर्स अगर वैक्यूम में है तो इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहेंगी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहेंगी। अब वो जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर यही सभी लाइट रेज अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, वहां पे कोई ना एयर है ना कुछ है, कोई सब्सटेंस नहीं है वहां पे, ठीक है, पूरी खाली जगह, शून्य स्थान जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे जो है लाइट वेव्स, इनकी रहेंगी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होते हुए भी इनकी जो वेलोसिटी है, मतलब इन लाइट की जो स्पीड है, ये वैक्यूम में सेम होती है। वही बोल रहा है अपना ये पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द सेम इन वैक्यूम। ये बड़ा मेन पॉइंट है, ध्यान में रखने लायक। इसमें एमसीक्यूज के लिए आ सकता है या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ ऑल लाइट और ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज डिफरेंट, स्टेट राइट और रॉन्ग, एंड इफ रॉन्ग देन करेक्ट इट, तो आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। देन नेक्स्ट, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक मीडियम की, आपको अभी क्या कंसीडर करना है, एक मीडियम। अब मीडियम कैसा हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे आपके ग्लास मीडियम की, ग्लास को ऐसा मीडियम ले, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ग्लास को अगर आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हो तो देखो, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, एक ग्लास मीडियम अगर आप लेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सभी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। एंड द डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और वो जो सिंगल लाइट से हमने बोले कि वो एक सिंगल लाइट की जो रे है उसको हम 7 डिफरेंट कलर में हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो उन सबकी जो वेव ये रहेगी वेलोसिटी, मतलब स्पीड रहेगी, वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। ये पॉइंट का मीनिंग देखो, मैं सीधे शब्दों में क्लियर कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं वैक्यूम की तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेंगी फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेंगी। जब हम बात करेंगे कोई मीडियम की, अब मीडियम माने क्या, मीडियम मतलब कोई भी ऐसा मीडियम जहां से आप रे ऑफ लाइट पास करोगे तो वहां पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, बेंडिंग होगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा मीडियम। तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम में क्या होगा कि जो एक रे ऑफ लाइट अगर पास कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट रहेगी। सेकंड थिंग, जब वहां से जो अलग अलग कलर्स एमर्ज आउट होकर निकलेंगे तो उनकी भी सबकी वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, बिकॉज ऑफ उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी वहां पे। अब हम बोल रहे हैं बार बार की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी, देखो, द नंबर ऑफ द लाइट वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन मीडियम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, इज यूजुअली से 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ लाइट वेव्स पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ द लाइट वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ लाइट वेव्स 1 सेकंड में पास, 1 सेकंड इन द सेंस एक
एक पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स से पास होंगी उसको बोला जाता है उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला जाता है? उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा? ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। 10 अब देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमने बोले ना एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज होगी। उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहेगी वो कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स उसमें से कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, देखो भी अगर वेलोसिटी चेंज है तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखे थे विद द स्पीड ऑफ लाइट, देखे थे आपने। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और स्पीड ऑफ लाइट है मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके बीच में रिलेशन देखे थे। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में भी क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या आएगा? चेंज आना लाजमी है। क्या होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट गेट चेंज देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, है ना। सभी मीडियम में जो अलग अलग कलर्स तैयार होते हैं उन सबके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। मतलब जो एक्सटेंट तक के वो जो एनर्जी, वो जो लाइट है वो बेंड होगी, वो डिफरेंट रहेंगी फॉर डिफरेंट कलर्स। समझ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफाइन करता है एक्चुअली में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करता है कि कितने एक्सटेंट तक के वो लाइट वेव क्या होगी? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, उसको बोला जाता है टू नो द एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाँ वो एक एक्सटेंट को बताती है। तो ये हो गया आपका पूरा एक डाटा किसके लिए? फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे एक्चुअल में डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और वो आपको बताया था न्यूटन ने बाय यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं उसके तरफ। चलो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द एक्चुअल डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखते हैं। चलो पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। वही मैंने बताया था कि एक सिंगल लाइट या फिर सिंगल वेव ऑफ लाइट का, बीम ऑफ लाइट का, उसके कंपोनेंट कलर में मतलब कि डिफरेंट अलग अलग कलर्स में सेपरेशन होना व्हाइल पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब वो लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होती है, लाइक अगर हम बात करेंगे तो ग्लास प्रिज्म, हम किसका यूज कर रहे हैं जनरली? ग्लास प्रिज्म का। तो जब कोई एक प्रोसेस होती है सेपरेशन ऑफ लाइट की, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, सेपरेशन ऑफ लाइट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, अलग अलग होना लाइट का। ठीक है, उसके बाद में इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। अब ये कंपोनेंट कलर कौन से? लाइक हमने बोले थे रेड, वायलेट, है ना, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, इंडिगो, ऐसे कलर्स। ठीक है, इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोला जाएगा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर लाइट सेपरेट होकर अलग अलग कलर्स में वो सेपरेट होती है व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म और एज इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है वो बताया गया था न्यूटन ने। डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसने बताया था? इसके बारे में न्यूटन ने। देखते हैं क्या बताया। इन द ईयर 1665 न्यूटन डिस्कवर्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म। क्या हुआ कि जब बात करते हैं हम 1665 की, तब न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसके साथ में? ग्लास प्रिज्म का यूज करके। और उसने क्या किया कि जो सनलाइट है, आपकी सनलाइट की जो वेव रहती है, सनलाइट को उसने पास किया ग्लास प्रिज्म में से, और वहां पर उसने देखा कि जो सनलाइट है वो कंसिस्ट करती है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। मतलब एक सनलाइट के रे में, एक सनलाइट में जो किरण होती है उसकी, उसमें कम से कम 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, ऐसा उसने बताया। क्या है देखो, न्यूटन फाउंड दैट इफ अ बीम ऑफ अ सनलाइट इज पास थ्रू द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द लाइट स्प्लिट्स इनटू, स्प्लिट मतलब ही सेपरेट, द लाइट स्प्लिट्स इनटू फॉर्म द बैंड ऑफ द 7 कलर। बैंड का मीनिंग होता है ग्रुप, एक प्रकार से। उसको हम अभी आगे चल के बोलेंगे स्पेक्ट्रम। वो बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसको बोल सकते हैं। कि क्या बोला उसने कि न्यूटन ने क्या देखा वो ग्लास प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में? इफ अ बीम ऑफ अ लाइट इज पास, यहाँ पर बीम मतलब क्या है? एक प्रकार से एक सिंगल रे। ठीक है, इफ अ बीम ऑफ अ सनलाइट इज पास थ्रू द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, द लाइट स्प्लिट्स टू फॉर्म बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। एक व्हाइट स्क्रीन पे उसने उसको ऑब्जर्व किया, तो उसको दिखा कि एक सिंगल बीम जब पास होती है सनलाइट की एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में से, तो वहां पर हमें 7 अलग अलग
वही मैंने ड्रॉ करके दिखाया। क्या किया न्यूटन ने, ये पॉइंट ए से आपकी जो सनलाइट की जो बीम है, सनलाइट की जो बीम है वो ट्रैवल कर रही है, वो जाके हिट कर रही है इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के ऊपर में, इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के ऊपर में। तो वहां से क्या हो रहा है कि एक सिंगल लाइट स्प्लिट होके 7 अलग अलग कंपोनेंट में वो स्प्लिट हो रही है, और वहां पर हमें मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स मिल रहा है, जो कि है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। समझ में आ रहा? और जो ज्यादा वेलोसिटी है जिसकी और ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको पहले लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन अगर बात करेंगे हम उसके ऑर्डर की तो जनरली वो लो फ्रीक्वेंसी से, मतलब कि लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ पे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? जनरली अगर हम बात करेंगे तो लो वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो पहले, और फिर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके नेमिंग दिया जाता है। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज रेड, ऐसा ऑरेंज रेड ऐसे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है एक्चुअल में डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे एक सिंगल बीम ऑफ लाइट किसमें स्प्लिट हो रही है, 7 अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग कलर्स में। अब इन कलर्स की वेलोसिटी अलग होती है, इनके वेलोसिटी में चेंज आता है, इनकी वेवलेंथ में चेंज आता है, मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इस वजह से इनकी पोजीशन भी यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई है। ठीक है, देन द बैंड ऑफ अ 7 कलर, बॉन्ड नहीं, द बैंड ऑफ अ 7 कलर, बैंड का मीनिंग एक प्रकार से हम बोल सकते हैं एक गुच्छा, एक ग्रुप, समूह जिसको बोलेंगे। द बैंड ऑफ अ 7 कलर ऑफ अ सनलाइट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ओनली लाइट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, मतलब कि एक ऐसा बैंड, एक ऐसा गुच्छा किसका, 7 कलर का, जो कि किसका है, सनलाइट का, उसको बोला जाता है एक्चुअली में स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ, ये एक्चुअली में है क्या, ये है स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर का जो बैंड आपको मिला, ये है स्पेक्ट्रम एक सनलाइट का। ठीक है, हाँ, ईच कलर इज रिफ्रैक्टेड बाय अ डिफरेंट एंगल। हर एक कलर डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होता है। रेड कलर हैज अ मैक्सिमम स्पीड इन अ ग्लास प्रिज्म, द रेड कलर इज रिफ्रैक्टेड द लीस्ट। अगर हम बात करेंगे रेड कलर की, उसकी जो स्पीड है वो बहुत मैक्सिमम रहती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है, इस वजह से वो जो है कम रिफ्रैक्ट होगा। वही अगर हम बात करते हैं वायलेट की, तो ये वायलेट कैसे होगा पता है क्या, ये प्रिज्म से जा रहा और ये डायरेक्ट ऐसे इतना ज्यादा एंगल बना रहा। वही रेड कलर की बात करेंगे तो ऐसे और ऐसे, मतलब कम एंगल बना रहा है ना। तो जो रेड कलर है वो कम रिफ्रैक्ट होता है, और जो वायलेट कलर है वो ज्यादा क्वांटिटी में रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, वायलेट कलर हैज अ मिनिमम स्पीड इन अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में एंटर करने के बाद में जब वो वायलेट कलर बाहर निकलेगा तो ग्लास प्रिज्म में उसकी स्पीड कम रहती है। सो वायलेट कलर इज अ रिफ्रैक्टेड मिनिमम और मैक्सिमम और मोस्ट, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। लिस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम, लिस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम, कम। और जो वायलेट कलर है उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब ज्यादा इसमें वो रिफ्रैक्ट होता है, ज्यादा एंगल में वो रिफ्रैक्ट होता है। समझ में आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो आपको इस पर से ये समझ गया कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, जहां पर हमें क्या पढ़ना है कि स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, या फिर अगर नहीं समझ रहता तो हम अगले क्लास में या फिर न्यूमेरिकल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो चलो, अभी आपका जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है वो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि टोटल एंड पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में भी वही अभी रिफ्लेक्शन आ गया, तो चलो कुछ डिफरेंट टॉपिक आ गया अपना। समझना बहुत ही इजी है, बस एक बार अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में। और अगर आपको अगर डायग्राम में अगर कुछ दिक्कत जा रही होंगी तो आप लोगों ने रेफर करना है आपके टेक्स्ट बुक को भी, कब, जब आपका ये पूरा टॉपिक पढ़ा के हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, देखो पहले क्या है, ये डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में हमने लिए 2 मीडियम, एक लिए एयर मीडियम, एक
यहाँ पर डेंसर से रेयरर में जा रही है। ध्यान में रखो, यहाँ पर जो लाइट सोर्स है वो डेंसर मीडियम में है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आपकी लाइट जा रही है। समझ में आ रहा है? देखो फिर यह है आपका लाइट सोर्स जहाँ से लाइट की रेस पास हो रही है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज आ जाओ अभी थी, व्हेन अ लाइट एंटर्स द रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड। क्या बोला है हमने? बोले कि जो लाइट रे है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, और इसका मीनिंग भी वही है, व्हेन लाइट एंटर्स द रेयरर मीडियम। एंटर्स रेयरर मीडियम मतलब डेंसर से रेयरर में जाना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना। ठीक है? सो व्हेन अ लाइट एंटर्स द रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड। पार्शियली का मीनिंग क्या है? नॉट कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से नहीं, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो वहां पर होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, उसी को बोला गया है दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन। आप उसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये होने के बाद में, रिफ्लेक्टेड होने के बाद में, दिस मीन्स दैट सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, दैट इज व्हाई हियर वी आर नोन एज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड गोज इनटू रेयरर मीडियम, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ये पहली रे ऑफ लाइट निकल रही कुछ ऐसे, ठीक है? यहाँ से ये पहली रे ऑफ लाइट जा रही है कुछ ऐसे, पहली ये फर्स्ट ये, तो ये क्या हो रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपका नॉर्मल है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट। ऐसा ही दूसरे रे के लिए भी हो रहा है, एक कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब ये पार्शियल रिफ्लेक्शन कब होगा? ये पार्शियल रिफ्लेक्शन कब होगा? देखो, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, सॉरी ये एज द लाइट इज, ये हो गया था अपना, हाँ ये पॉइंट हो गया था। अब ये एज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बोला है कि जैसे जैसे लाइट पास होती है डेंसर, या आपका पूरा कंप्लीटली डेंसर मीडियम है वाटर का, और ये पूरा रेयरर मीडियम है, ये लाइन क्या हो, ये वाली लाइन को ध्यान में रखना। ठीक है? तो जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो जो बेंड है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े है ना, जो नहीं रेयरर और डेंसर मीडियम में पढ़े थे, 3 लॉज, उसमें कंडीशंस देखे थे। जब डेंसर टू रेयरर में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। मैंने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो भी बढ़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। ठीक है? वो आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने उसको लिखा नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता पार्शियल रिफ्लेक्शन के लिए वो स्मॉल रहता और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा रहता। अब क्या होगा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रेशियो लिए साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। इसका ये कांस्टेंट होने के कारण अगर साइन आई बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ रहा है। मतलब कि इसका मीनिंग है कि जैसे जैसे ये आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की भी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आई की वैल्यू अगर 2 है और आर की वैल्यू अगर पहले केस में 4 है तो दूसरे केस में क्या होगा? आई की वैल्यू अगर 4 हो गई तो आर की वैल्यू सीधी सीधी 8 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आर की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट आंसर आने वाला, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो अभी इसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। फिर ऐसे हमने 2 रेस के लिए देखा। अब एक ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा, मतलब लाइट सोर्स से लाइट पास हो रही है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल बनते रहेंगे। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा।
मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। देखो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आई की, वहां पे क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो रहा था, ये जो है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आई लिख दिया मैंने, आर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा 90 डिग्री एक पर्टिकुलर आई के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो आई की वैल्यू बनेगी उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। मतलब ऐसा एंगल जहां पे, ऐसा एंगल, ध्यान दो, द एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल एट विच the value of angle of refraction is 90 degree, then the angle of incidence is called as critical angle। वैसे एंगल को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। मतलब ये पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका रिफ्रैक्शन, ऐसे राइट के टुवर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये रे के लिए वो है 90 डिग्री, मतलब पैरेलल टू एक्सिस वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा है। पैरेलल टू बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है दो मीडियम की, उसके पैरेलल में आपका रिफ्रैक्शन होगा, वो जो रे है वो पैरेलल रहेंगे उस बाउंड्री को, ठीक है। और वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा कौन सा, आई का एंगल, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो रहेगा आपका क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को कौन सा एंगल बोलोगे आप, उसको आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। ध्यान में रखो कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, मतलब कि आर की वैल्यू 90 डिग्री रहेंगी, वैसे समय पे जो एंगल ऑफ आई रहेगा उसकी जो भी वैल्यू रहेंगी वो आपकी रहेंगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, मतलब उसको ही बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। हम फिर बाद में देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपको क्या लग रहा है, मतलब कि फॉर्मूला क्या रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे जैसे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के ऊपर में अगर वैल्यू बढ़ती गई, मतलब फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, है ना, मतलब अब ये एक वहां पर पॉइंट आ गया जहां पे क्रिटिकल एंगल फॉर्म हुआ। अब इसके बाद में जो इसमें बाद में जो नॉर्मल्स तैयार करेंगे तो उस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बाद में जो एंगल्स आएंगे वो क्या होंगे, बढ़ते बढ़ते चलेंगे, वो बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के ऊपर में हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा ना, इसीलिए देखो फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन कैसा कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान देके करना। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाले देखेंगे, ध्यान दो, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर रहेगा देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, ऐसा ये दिखाया मैंने। तो वहां पर क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा 90 डिग्री से भी ज्यादा। जब 90 डिग्री पे था तो जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो यहाँ पर दिखेगी, उसके बाद में अगर बढ़ गया तो रिफ्रैक्टेड रे फिर से डेंसर मीडियम में ही आ जाएंगी, समझ में आ रहा, मतलब कि वो जो लाइट रे है वो फिर से क्या होगी, रिटर्न होगी टू द डेंसर मीडियम। कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हेन ग्रेटर देन 90 डिग्री, सच अ रे ऑफ लाइट रिटर्न टू द डेंसर मीडियम एंड thus all light get reflected back into the dense medium। और इस तरीके से पूरी की पूरी लाइट रेयर मीडियम में न जाते हुए डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है, उसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस टर्म को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक ही मीडियम में उस लाइट का बेंड होना, कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के ऊपर होता है, उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है, अभी पक्का क्लियर हो रहा है। चलो ये हो गया आपका कंप्लीटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या बोले कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें निकालना है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर निकालना है तो आपके पास में फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ कुछ इधर पे, यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यह आपके पास में फॉर्मूला है। अब आर की वैल्यू है 90 डिग्री, तो आपका साइन आई क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। साइन आई क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, बराबर है। साइन आई क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। मतलब कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इसको मिटा देता अभी के लिए, और साइन 90 मतलब होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा साइन आई, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आई। इस पर से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, जो क्रिटिकल एंगल है वो निकाल सकते हैं। इस पर से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल है जो निकाल सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान में रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्रिटिकल एंगल रहेगा, ठीक है। चलो, ये है आपके पूरा का पूरा थ्योरी। उसके बाद में आपको दिया हुआ है रेनबो के बारे में, जो कि आपने क्लास 6, 7 से आप पढ़ते आ रहे हो। रेनबो में होती है 3 प्रकार की चीजें, 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है डिस्पर्शन, मतलब कि अलग अलग कलर्स वहां परफॉर्म होते हैं। दूसरा होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, अब भी पढ़े। और तीसरी चीज होती है टोटल रिफ्लेक्शन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बोले तो एक रेनबो का फॉर्मेशन। तो वो आपने खुद ने पढ़ना है, थ्योरी है पूरी, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है अच्छे से। खुद प्रिपेयर करो, बहुत सी चीजें खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो हम देखेंगे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो। अब न्यूमेरिकल्स में मैंने यहाँ पर सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैंने कराया नहीं था, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ के सॉल्व न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसमें, एक्सरसाइज में, वो भी करेंगे। और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की भी करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पार्ट है सुन लो, ये जो पार्ट है ये है बहुत ही इजी, लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। इसको आपने ध्यानपूर्वक ये पार्ट को अलग बार बार देखना है। और उसके बाद में एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी हालत में रीडिंग छोड़ो मत, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। अगर कुछ डाउट जाता तो इससे रिलेटेड आपको कुछ और जो एनिमेटेड चीजें हैं वो आप तक के एनिमेटेड मटेरियल है वो भी प्रोवाइड होगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हम कोशिश करेंगे उसकी भी, लेकिन फिलहाल आपको इसी पर से समझना है और ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे होता है। इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है, ठीक है ना। चलो, पूरा का पूरा लेसन यहाँ पर अपना खत्म होता है। थ्योरी पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है, उसको पढ़ के। पूरा आसान लेसन है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो ठीक है। ठीक है, मिलेंगे अभी अगले क्लास में। एक चीज सुन लो पहले, जाने से पहले एक चीज सुन लो कि जो आपने अभी तक के जितनी भी थ्योरी पढ़े हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर मैंने वो टेक्स्ट बुक में मतलब आपके दिए हुए हैं, लेकिन मैंने बोर्ड पे लिखा है नहीं। तो इसीलिए उन पॉइंट को भी अपने नोट्स में मेंटेन करना है। आपको नोट्स तैयार करते हो वो चीज़ें ध्यान में रखना है कि आपको वो पॉइंट में भी उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज है वो सब कुछ तुम पहले ही प्रिपेयर करके रखो। जितनी भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक आपके मार्क द करेक्ट आंसर, उसके बाद में प्रूफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देन फिल इन द ब्लैंक, एक्सप्लेन द कंप्लीट, ये सारा कुछ समझ में आ रहा है। ये सब कुछ आपने प्रिपेयर करके रखना है। आफ्टर दैट जो आपको एमसीक्यूज वगैरह जितने निकल सकते हैं वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के जो जितने भी लॉज है उसकी प्रैक्टिस, स्नेल्स लॉ क्या कहता है उसका डेरिवेशन, उसका जो डेफिनेशन और उसका जो फॉर्मूला है वो साइन आई अपॉन साइन आर, ये सब कुछ करके रखना है आपने। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, टोटल कंप्लीट पूरा होके रहने होगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में। न्यूमेरिकल इसके कर लेते हैं, मतलब आपका यहाँ से भी पूरा का पूरा लेसन रैप अप हो जाता है फिर, ठीक है। तो चलो, अभी आज के लिए इतना ही था। आपको यहाँ पर अगर कुछ भी डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं तो आप थोड़ा प्रिपेयर करो, उसको पहले देखो 1-2 बार, क्योंकि है यहाँ पर कुछ टॉपिक जो 1-2 बार समझने लायक है। उसके बाद में आपको वो डाउट क्लियर होगा, इसीलिए पहले आपने वो टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। चलो।